हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गुंजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्लैनेट होम्योपैथी। आज हम पढ़ेंगे एफोरिज्म नंबर थर्ड। तो डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर थर्ड में नॉलेज ऑफ फिजिशियन को एक्सप्लेन किया है, जिसमें उन्होंने एक फिजिशियन के 8 नॉलेजेस को एक्सप्लेन किया कि एक फिजिशियन के पास ये 8 नॉलेजेस होना बहुत ज़्यादा मस्ट है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। उसमें सबसे पहले आता है नॉलेज ऑफ डिजीज़। एक फिजिशियन को नॉलेज ऑफ डिजीज़ होना चाहिए। देन उसके पास नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर होना चाहिए। थर्ड नंबर पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है नॉलेज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि अब ड्रग का मतलब मेडिसिन के बारे में तो नॉलेज ले लिया, अब उसको अप्लाई कैसे करना है, तो उन दोनों के डिजीज और मेडिसिन के रिलेशन को उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है। देन फोर्थ नंबर पर उन्होंने बताया है नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी, कि रेमेडी का जो सिलेक्शन है। देन उन्होंने बताया है नॉलेज ऑफ फार्मेसी होना चाहिए एक फिजिशियन के पास। फिर उन्होंने बताया कि नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज, एक फिजिशियन को प्रॉपर डोज का नॉलेज होना चाहिए। देन अब डोज को तो प्रॉपर देख लिया, अब उसको रिपीट कितनी बार करना है, तो नेक्स्ट नंबर पर आता है नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज। एंड लास्ट उन्होंने बताया है नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल टू क्योर, कि ऐसे कौन कौन से ऑब्स्टिकल हैं जो एक फिजिशियन को उसके ट्रीटमेंट के दौरान मिलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्योर नहीं मिल पाता है। तो अब हम इन्हीं सब 8 नॉलेजेस को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले आता है नॉलेज ऑफ डिजीज। सबसे पहले डॉक्टर हैनीमैन ने ये कहा है, बीइंग अ होम्योपैथ हम डिजीज को कंसीडर नहीं करते हैं, हम सिम्टम्स को कंसीडर करते हैं। डिजीज को कंसीडर करने का काम एलोपैथ्स का है, जो एक डिजीज के बेसिस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। बट इन होम्योपैथी हम पेशेंट के सिम्टम्स लेते हैं और उसके बेसिस पर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। हम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ही डिजीज का नाम देते हैं। एक होम्योपैथ के लिए डिजीज कुछ और नहीं बल्कि डायनेमिक रीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स है ड्यू टू द मॉर्बिफिक एजेंट, जिसको हम बोलते हैं मियाज्म। तो मियाज्म के कारण जब हमारे वाइटल फोर्स के अंदर थोड़ी बहुत भी रीअरेंजमेंट्स होते हैं, उसके कारण हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और उसी कंडीशन को हम डिजीज कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमैन कि डिजीज कुछ और नहीं होती, डायनेमिक रीअरेंजमेंट है। तो हमें पेशेंट को क्योर करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इस रीअरेंजमेंट को हटाना पड़ेगा। इन अ होम्योपैथिक फिजिशियन हमें पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स लेने हैं, उनमें से अनकॉमन रेयर पिक्यूलियर सिम्टम्स को निकालना है, जिसके थ्रू हम इंडिविजुअलाइजेशन कर पाएंगे और पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करना है। क्योंकि वाइटल फोर्स एक है तो पूरी बॉडी उससे अफेक्ट होगी, एक सिंगल पार्ट अफेक्ट नहीं होगा। तो हमें क्योर भी केवल एक पार्ट को नहीं, पूरी बॉडी को देना है, पूरे वाइटल फोर्स को देना है। इसलिए यहाँ पर हम बात करते हैं एज अ होल ट्रीटमेंट की, कि उसकी बॉडी में भले ही चीफ कंप्लेंट किसी पर्टिकुलर पार्ट की है, बट रीअरेंजमेंट्स बहुत सारी जगह हो सकते हैं, जिसे वो इग्नोर कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, या उसको उसकी हैबिट हो जाती है, या वो उसको इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं कि वो उसे नोटिस करे, बट रीअरेंजमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो हमें उन सभी तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि अब अगर हम डिजीज़ के कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये किसी बाहर बैक्टीरिया, वायरस या किसी ना किसी फिजिकल एजेंट के कारण हो रही है, हम बीइंग अ होम्योपैथ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, हम मियाज्मेटिक थ्योरी पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। पर इस कंडीशन में हम हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी इसमें क्लियर मेंशन किया है कि ऐसा नहीं कि हम डिजीज़ को उस लेवल पर नहीं देख रहे हैं जिस लेवल पर एलोपैथ्स देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजीज और इन सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दें। और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि आपको डिजीज का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो हम उस डिजीज के कॉमन सिम्टम्स को अलग कर पाएंगे। अब जब हमें पता ही नहीं है कि टाइफाइड के कॉमन सिम्टम्स क्या है, तो हम तो उसके सारे सिम्टम्स को ही ले लेंगे और फिर उसी के बेसिस पे दवाई सिलेक्ट करेंगे। तो कॉमन जो उसके सिम्टम्स है कि उसमें वॉमिटिंग तो होनी है, उसमें स्टेप लेडर फीवर तो आना ही है, तो ये सिम्टम्स हमें बहुत सारी दवाइयों में मिल जाएगा। बट इस फीवर के साथ उसमें क्या अनकॉमन है, हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बेसिस पर हम उसके लिए सिमिलिमम सिलेक्ट कर पाएंगे, और ये तभी होगा जब हमें ये पता होगा कि डिजीज के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। इसी वजह से हमें डिजीज का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर हैनीमैन ने ये भी बताया है कि जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो हमें डिजीज के डायग्नोसिस तक लेके जाते हैं, और जो अनकॉमन जो सिम्टम्स होते हैं जैसे पिक्यूलियर, रेयर सिम्टम्स जो होते हैं, वो हमें इंडिविजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, जिसके बेसिस पर फिर हम फाइनली सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम कर पाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। तो मेडिसिनल पावर में सबसे पहले ड्रग प्रूविंग में हम यही जानते हैं कि डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ही डिजीज क्योरिंग पावर होती है। तो यहाँ पे उसकी पैथोजेनेटिक पावर को पता होना चाहिए हमें कि वो जो मेडिसिन है उसकी पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स क्या क्या है, उसका कहाँ पर मेन एक्शन है, वो कितने ड्यूरेशन तक वर्क करेगी, वो किन किन तरह के सिम्टम्स को कवर कर सकती है, उसके क्या एग्रावेशंस हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी तो जब हम किसी भी पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे और अगर उसमें एग्रावेशन हुआ
तो हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये जो एग्रावेशन है ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है या ये डिजीज का एग्रावेशन है या ये मेडिसिनल एग्रावेशन है। जब तक मेडिसिन के बारे में पूरा हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो हम मेडिसिनल नॉलेज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल एकोनाइट, तो एकोनाइट जो है वो हमारी बॉडी में जाके क्या करेगी, ये उसका पैथोजेनेटिक पावर है, हमें यही नहीं पता होगा तो हम ये कैसे समझ पाएंगे कि किसी पेशेंट को हमने एकोनाइट दिया और उसके अंदर एकोनाइट के सिम्टम्स आ रहे हैं। जब तक हमें मेडिसिन के सिम्टम्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम वो भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने बताया है कि नॉलेज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिजीज का नॉलेज हो गया, मेडिसिन का नॉलेज हो गया, बट इस मेडिसिन का जो एप्लीकेशन है, ड्रग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्रग का जो एप्लीकेशन है, ये आर्ट है। अगर यही आर्ट हमें नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है हमारे पास ढेर सारी मेडिसिन का नॉलेज होना, क्योंकि जब यही नहीं पता होगा कि किस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देनी है। ऐसे तो हेडेक के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, ब्रायोनिया, बेलाडोना, सेंगुनेरिया, आयरिसबर्ग, स्पाइजेलिया, ऐसी और भी बहुत सारी मेडिसिन है, बट किस कंडीशन में कौन सी वाली मेडिसिन जानी है अगर हमें यही नहीं पता होगा तो इतनी सारी मेडिसिन का नॉलेज होने से कोई मतलब नहीं है। यहीं पर डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी का लॉ ऑफ सिमिलियर के बारे में भी बताया है कि अब एप्लीकेशन जब करना है, जब ये प्योरली आर्ट है तो इसको किस तरह से करना है, सिमिलिमम जो हमारा लॉ है उसके अकॉर्डिंग करना है कि एग्जैक्ट जो सिम्टम्स है पेशेंट के और जो सिम्टम है मेडिसिन के हमें उन्हें मैच करना है लॉ ऑफ सिमिलियर के अंतर्गत। जब ये दोनों चीजें मैच होंगी तभी हम उसको वो वाली मेडिसिन देंगे। अभी जैसे मैंने 5-6 मेडिसिन के नाम लिए पर सबका कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो हमें यही सिलेक्ट करना है कि जो पेशेंट का हेडेक है वो किस तरह का हो रहा है, तब जाकर हम उसे वो वाली मेडिसिन देंगे। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन जो है ये एक आर्ट है। नॉलेज तो आपके पास दोनों का है बट अप्लाई करना, प्रैक्टिकल अप्रोच इज अ आर्ट। इसी वजह से होम्योपैथी को आर्ट एंड साइंस कहते हैं। अभी तक हमने साइंस पढ़ा उसका कि मेडिसिन की पावर क्या होती है, मेडिसिन को जब प्रूव किया तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, सारी चीजें साइंटिफिक हो गई, बट उसको किस तरह से अप्लाई करना है प्रैक्टिकली, किस तरह से उसको पेशेंट में एडमिनिस्टर करना है, ये हो जाता है उसका प्रैक्टिकल पार्ट विच इज आर्ट। आगे हम बढ़ते हैं तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी, कि अब मेडिसिन का सिलेक्शन करना है। इस सेक्शन में डॉक्टर हैनीमैन ने लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी को एक्सप्लेन किया है। मतलब हमें एक सिंगल रेमेडी का सिलेक्शन करना है जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है एक फिजिशियन के लिए। इतनी सारी दवाइयों में से केवल एक सिंगल दवाई देनी है जो कि एग्जैक्ट से मिनिमम होना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। और इसी वजह से ये जो पार्ट है, ये वाला जो सेक्शन है, ये एक फिजिशियन की स्किल टेस्ट करता है कि कितना ज़्यादा स्किलफुल वो फिजिशियन है, कि वो एग्जैक्टली सिमिलिमम फाइंड आउट कर पा रहा है या नहीं। और इसी के लिए हम केस टेकिंग में बहुत सारे सवाल करते हैं। डीप केस टेकिंग होती है जो हमें एक फाइनल सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम तक हेल्प करती है, जिसमें हम पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, जेनेटिक्स, पूरी हेरिडिटरी हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, उनकी पर्सनल हैबिट्स पूछते हैं, डिजायर, एवर्जन, मतलब क्या क्या नहीं पूछते हैं कि इनफैक्ट पेशेंट तक कैसे हो जाता है कि इतना सारे क्वेश्चन क्यों। बट फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम, फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिंगल रेमेडी हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और इसके लिए हमारे पास मटीरिया मेडिका का और ऑर्गेनन का दोनों का नॉलेज बहुत ज़्यादा क्लियर कट होना चाहिए, अदरवाइज हम यहाँ पर गड़बड़ कर देंगे। नेक्स्ट फिर उसके बाद उन्होंने बताया है नॉलेज ऑफ फार्मेसी। अब एक फिजिशियन को फार्मेसी का नॉलेज क्यों होना चाहिए? हमें मेडिसिन का प्रिपरेशन तो करना नहीं है, बट स्टिल हमें फार्मेसी का नॉलेज क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कौन सी रेमेडी किस किंगडम से बिलोंग करती है, कौन सी रेमेडी किस सोर्स से बनाई गई है, तो हमें उसका जब हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे पेशेंट को तो वहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है। जब हम उसका डोज सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर हमारी गड़बड़ी हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर वो नोसोड है, वो किसी डिजीज्ड पार्ट से बना है, हमें पता ही नहीं कि ट्यूबरकुलिनम जो है वो किसी डिजीज्ड पार्ट से बना है, और मैंने अगर उसको लो पोटेंसी में प्रेस्क्राइब कर दिया तो पेशेंट के अंदर सीवियर एग्रावेशन हो जाएगा, क्योंकि नोसोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके क्राइटेरिया है कि आप हमेशा उसे हायर पोटेंसी में देंगे। तो इस तरह की गड़बड़ हमसे हो जाएंगी अगर हमें फार्मेसी का नॉलेज नहीं होगा कि ये मेडिसिन एक्चुअल में बनी किससे, जब उसका सोर्स का नॉलेज नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि हमने देखा है जो क्लास 5th में जो मेडिसिन बनती हैं वो वाटर पोटेंसीज होती हैं, वो वाटर से मेडिसिन बनती हैं। तो अगर हमने उन मेडिसिन को ग्लोब्यूल में प्रेस्क्राइब कर दिया तो ग्लोब्यूल्स पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएंगे। तो अगेन बात आ गई कि हमें यही नहीं पता होगा कि उसका प्रिपरेशन कैसे हुआ है, तो हम उसको एडमिनिस्टर भी नहीं कर सकते हैं। सोर्स की दूसरा एग्जाम्पल है जैसे लैक्टेसिस, हमें पता है कि वेनम है, अब ये वेनम है तो हम इसको लो पोटेंसी में दे नहीं सकते, हम इसका मदर टिंचर प्रिस्क्राइब कर नहीं सकते। इवन if वो एग्जैक्टली लैक्टेसिस का पेशेंट हो, हम उसे मदर टिंचर के लो पोटेंसी में नहीं दे सकते।
तो इस तरह से हमें चीज़ें पता नहीं होंगी अगर उसका सोर्स क्या है, कि बेसिकली वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका प्रिपरेशन कैसे हुआ है, हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम आगे चल के गड़बड़ करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा जो मेडिसिन होती हैं, जब हम उसका डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर पढ़ते हैं तो वो सोर्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि प्लांट से जब मेडिसिन बनाई गई है तो वो प्लांट किस सीजन में ब्लोजूम करता है, तो यहाँ पर पेशेंट के अंदर भी सीजनल कंप्लेंट्स आ रही हैं। हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में ये बहुत कॉमनली पढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए ही उन्होंने कहा है कि एक फिजिशियन को फार्मेसी का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज, मतलब यहाँ पर आपको पोसोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोसोलॉजी का नॉलेज क्यों होना है? अभी तक हमने सिमिलिमम का सिलेक्शन कर लिया, इतनी ज़्यादा मेहनत करके हमने एक सिंगल रेमेडी तक आ गए, बट अब उसे किस पोटेंसी में हमें पेशेंट को मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है। अब अगर यही पता नहीं होगा तो मेडिसिन कितनी ही सिमिलिमम क्यों ना हो, उसके अंदर उतने पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब इस पोटेंसी का जो सिलेक्शन होता है वो किन बेसिस पे होता है? नेचर ऑफ डिजीज। अगर डिजीज क्रॉनिक है तो हम लोअर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्रेवेशन होने के चांसेस हैं। एक्यूट है, सडन आया है, तो हम हायर पोटेंसी में मेडिसिन दे सकते हैं। नेचर ऑफ डिजीज के बाद अलावा साइट ऑफ डिजीज की वो किस जगह पर है। अब अगर मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पर है तो हम हायर पोटेंसी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट हाईली ससेप्टिबल है तो हायर पोटेंसी जाएगी। पेशेंट बहुत ज़्यादा लो ससेप्टिबल है तो हम उसे लोअर पोटेंसी में देंगे। कोई अगर मेंटल पेशेंट आ रहा है जिसमें मेंटल कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वहाँ पर हम हायर पोटेंसी देंगे। जो पेशेंट लोअर क्लास को बिलोंग करता है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करता है, हम उन्हें लोअर मेडिसिन देंगे। ये सारी चीज़ें हम ससेप्टिबिलिटी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे क्योंकि खुद अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ससेप्टिबिलिटी, बट इसके बेसिस पे भी हमारा पोटेंसी सिलेक्शन होता है। तो डॉक्टर हनीमन ने यही बताया कि अगर हमें प्रॉपर डोज के बारे में नहीं पता होगा तो कितनी ही सिमिलिमम मेडिसिन क्यों ना हो, उसके अंदर वो उतने ज़्यादा हमारे डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाएंगे। देन उन्होंने बताया है नॉलेज ऑफ रेपिटेशन ऑफ डोज, कि आपने सिमिलिमम का सिलेक्शन कर लिया, देन हमने प्रॉपर डोज सेलेक्ट कर लिया कि हमें इस पोटेंसी में देना है, बट उसको कितनी बार रिपीट करना है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। कि एक्यूट कंडीशन है, इतना ज़्यादा सीवियर हो रहा है पेशेंट, कि उसको कंटिन्यूसली 6 to 7 टाइम्स वॉमिटिंग हो रही है और अभी भी उसे रिलीफ नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस उसे डायरिया बना हुआ है, तो हमें उसे रिपीट फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा। अगर हम उसे सोचेंगे कि एक डोज अभी दे दिया, अब एक डोज सीधे कल देंगे, उतने में तो उसकी कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी और ज़्यादा डेटोरिएट हो जाएगी। तो हमें ये सारी चीज़ें भी समझना पड़ेंगी, किस कंडीशन में कितना रेपिटेशन चाहिए। अब कोई क्रॉनिक डिजीज चले आ रही, कोई स्किन अफेक्शन है, तो उनमें ज़रूरी नहीं है कि हर आधे घंटे में दवाइयों को रिपीट करा जाए। उनमें आप पर्टिकुलरली बीडी या ओडी भी देंगे तो इट्स ओके, बट इतनी ज़्यादा अगर एक्यूट कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, पेशेंट कोलैप्स हो चुका है, फेंट हो चुका है, समझ नहीं आ रहा है, उसके अंदर कन्वर्जन्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें रेपिटेशन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की कंडीशन। रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन जो है वो डिजीज़ की कंडीशन पर डिपेंड करेगी कि डिजीज़ किस तरह से है। सेकंड, पेशेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है उस मेडिसिन के ऊपर, वो भी एक फैक्टर रहेगा। और मेडिसिन का नेचर क्या है, जैसे नो सोट्स को हम ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, इवन इफ वो सिमिलिमम की तरह हमें लग रहे हैं, बट वो इंटरकरेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पर अगेन नो सोट्स के क्राइटेरिया आ जाते हैं कि आप किस तरह से देंगे और कितनी बार देंगे। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि किन को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, किन को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, और डिजीज़ का नेचर कैसा है, पेशेंट के रिएक्शन कैसे। हमने तो रिपीट कर दिया, पर अगर पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रिक हो गया, वो प्रूव करने लग गया, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इसलिए एक फिजिशियन को रिपीटेशन ऑफ डोज का भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एट लास्ट, नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल टू क्योर। अभी तक एक फिजिशियन ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी एक पेशेंट के लिए सिमिलिमम मेडिसिन सेलेक्ट करने में, उसका प्रॉपर डोज सेलेक्ट करने में, उसका रिपीटेशन ऑफ डोज सेलेक्ट करने में, उसके अलावा उसके और क्या क्या कंप्लेंट्स हो सकती हैं, उसने डिजीज़ का भी नॉलेज ले लिया, मेडिसिन का भी नॉलेज ले लिया, उसने फार्मेसी का नॉलेज ले लिया, उसने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, बट स्टिल पेशेंट के अंदर कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, उसकी मेडिसिन कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। तो क्या कारण हो सकता है, हमें वो भी ध्यान रखना है कि हमने एग्जैक्ट सिमिलिमम मेडिसिन निकाली बट स्टिल पेशेंट को आराम क्यों नहीं लग रहा है। अब इसमें आती है ऑब्स्टेकल टू क्योर। ऑब्स्टेकल टू क्योर में भी 3 तरह से होता है, या तो फिजिशियन की साइड से गलती है, या पेशेंट की साइड से गलती है, या फिर मेडिसिनल की साइड से गलती है। अब ये कैसे होती है? फिजिशियन की साइड से ये गलती हो सकती है कि फिजिशियन ने प्रॉपर सिमिलिमम का सिलेक्शन नहीं किया है, वो पेशेंट की स्टोरी में ही बह गया। PQRS उठाने थे, उसने कॉमन सिम्टम्स उठा लिए, वो यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। और ये सब गड़बड़ी क्यों होंगी?
क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज है डिजीज़ का, मेडिसिन का नॉलेज, वहाँ पर उसको क्लैरिटी नहीं है, उस वजह से वो चीज़ यहाँ पर आएगी, यहाँ पर उसके इस नॉलेज को वो अफेक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें थी फिजिशियन की साइड से गलतियाँ। नेक्स्ट आती हैं पेशेंट की साइड से गलतियाँ, कि पेशेंट मेडिसिन तो ले रहा है बट उसकी कुछ हैबिट्स परमानेंटली वो साथ साथ मेडिसिन के चला रहा है, जो हो सकता है हमारी मेडिसिन को एंटीडोट कर रही हो सकता है कि उसकी कंप्लेंट्स को और वर्स बना रही हों। तो ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट से पूछना पड़ेंगी। उसकी कोई डाइटरी हैबिट्स तो ऐसी नहीं है कि जैसे वो ले रहा है मेडिसिन, उसी के साथ में वो कुछ स्पाइसी ले रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा स्मेली थिंग्स ले रहा है, तो उसके कैम्फर का यूज़ हो रहा है वहाँ पर, तो कंटिन्यूसली हमारी मेडिसिन एंटीडोट हो रही है, उसकी डाइटरी हैबिट्स पूछना पड़ेंगी। उसको है कॉन्स्टिपेशन और स्टिल वो सीडेंट्री लाइफ के अंदर ही रह रहा है, वो उसके अंदर कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो हम कितनी भी मेडिसिन दे दें, जब तक उसकी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं होंगी तो उसका कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक होगा, उसके बाकी सारे जितने भी मैनिफेस्टेशंस है वो सब कैसे ठीक होंगे। अगर किसी पेशेंट के अंदर ऑब्स्टेकल है बीच में, फॉर एन एग्जाम्पल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, नोज में कुछ फॉरेन बॉडी चले गई है, ईयर में कोई फॉरेन बॉडी चले गई, तो कितनी भी मेडिसिन दे दें वो जब तक फॉरेन बॉडी नहीं हटेगी उसकी कंप्लेंट रिलीफ नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक पेशेंट की साइड से, या कुछ दूसरी मेडिकेशंस ले रहा है जो इसके हमारी मेडिसिन के साथ इंटरफेयर कर रही हों। ये सारी चीज़ें हमें एक पेशेंट से पूछना पड़ती हैं, क्योंकि वो तो ये सारी चीज़ें पैरेलली कर रहा है, उसे नहीं पता है, पर ये सारे पेशेंट की साइड्स के फॉल्ट हैं कि हमने हमारी सब कुछ सिमिलिमम दिया, प्रॉपर डोज दिया, प्रॉपर रेपिटेशन दिया, बट स्टिल वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो मेडिसिन को इफेक्ट नहीं करने दे रहा है, या तो मेडिसिन को एंटीडोट कर दे रहा है। तो ये पेशेंट की साइड से कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिन्हें भी हमें ही क्लियर करना है। इसी वजह से इतनी ज़्यादा डीप केस टेकिंग होती है कि उसके बारे में हमें सब पता चल जाए कि उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके रूटीन क्या है, जिससे हम एक आइडिया लगा सकें कि एक्चुअल में पेशेंट कैसा है और उसकी साइड से कहीं कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है। एंड लास्ट आता है मेडिसिन। मेडिसिन की साइड से कैसे गलती हो सकती है कि जो डिफरेंट कंपनीज हैं, अब हमारे पास तो कंपनी से मेडिसिन आई, हमने उसी को प्योर मान लिया और हम वही मेडिसिन पेशेंट को दे रहे, बट कंपनी में ही वो मेडिसिन बनाने के दौरान कुछ गड़बड़ियाँ हो गई, उन्होंने वहाँ पर कुछ लापरवाही रखी जिसके कारण मेडिसिन प्रॉपर नहीं बन पाई, वो पोटेंसी उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाई और हम तो उसे वही वाली पोटेंसी समझकर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मेडिसिन चेंज नहीं करनी है, एक बार सेम मेडिसिन सेम डोज दूसरी कंपनी का देकर देखो। फॉर एन एग्जाम्पल अभी हमने एक न्यू लाइफ का दिया किसी पेशेंट को, अब न्यू लाइफ से उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, बट मैं श्योर हूँ कि मैंने उससे एग्जैक्ट सिमिलिमम मेडिसिन दी, जो उसके कैरेक्टर्स थे वही मेरी मेडिसिन के कैरेक्टर है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका टेम्परामेंट है, जो उसकी ससेप्टिबिलिटी, उसी अकॉर्डिंग मैंने डोज सिलेक्ट किया है, उसी अकॉर्डिंग मैंने रेपिटेशन सिलेक्ट किया, तो उसमें कुछ तो चेंजेस आने चाहिए थे, बट पेशेंट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, कोई उसके अंदर उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है कंप्लेंट्स में, तो मैंने सेम मेडिसिन दूसरी कंपनी फॉर एन एग्जाम्पल SBL की उठा कर दे दी और अब उसके अंदर चेंजेस आने लग गए। तो यहाँ पर हमें फिर इस तरह से पता लगेगा कि जो पहले वाली कंपनी थी उसने इस मेडिसिन को प्रॉपरली नहीं बनाया, कहीं ना कहीं उनकी मेडिसिन बनाने की प्रोसेस में नेग्लिजेंसी रही है, जिस वजह से मेडिसिन का इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी होती, ज़रूरी नहीं है कि अगर मेडिसिन किसी पेशेंट के अंदर इफेक्ट नहीं आया है, उससे अपनी कंप्लेंट्स में रिलीफ नहीं मिला है, तो वो हमारी मेडिसिन गलत है, हो सकता है कि वो मेडिसिन का प्रिपरेशन गलत हो। तो इस तरह से एक बार दूसरी कंपनी की मेडिसिन को ट्राई करके देखें, अगर वो भी नहीं होता तो देन स्टिल फिर खुद के ऊपर डाउट करें कि हमसे ही कुछ गलती हो गई हो। अगेन ऑब्स्टिकल फ्रॉम द फिजिशियंस की। तो इस तरह से डॉक्टर हैनीमन ने टोटल 8 नॉलेजेस ऑफ फिजिशियन को एक्सप्लेन किया है कि अगर एक फिजिशियन के पास ये 8 नॉलेज प्रॉपर तरीके से होंगे, उसके पास मटीरियल ऑर्गेन का एक बैलेंस्ड नॉलेज होगा, तो वो अच्छे से पेशेंट को क्योर दिला सकता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद एफोरिज्म नंबर 4। तो स्टे ट्यून, बाय बाय।